हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम ब्लड ग्रुप से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हमने 57 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, जो कि बेटा ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ब्लास्टोसिस फिटेलिस क्वेश्चंस हिंदी में कहा जाता है बेटा गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को। तो बेटा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊंगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में। जैसे ही बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सारे के सारे ही क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं बेटा, ये RAS की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी है, रेलवे की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी है और SSC की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी है। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। देखिए भैया, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 58 के निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाह योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था RAS की एग्जाम में। आपको बताना है भैया RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल। ऑप्शन नंबर बी है RH पॉजिटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल। ऑप्शन नंबर सी है RH नेगेटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल। और ऑप्शन नंबर डी है RH नेगेटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में चीजें आ रही होगी कि भैया ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम क्या है। आप सभी को पता है RBC की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो आप सभी को पता है सन 1900 में कोलैंड स्टीनर ने भैया RBC की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया गया था उसे ही ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया था। मान लीजिए ये RBC है और RBC का आकार कैसा होता है, ऐसे गोलाकार। और इस RBC की पृष्ठीय सतह पर मान लीजिए ये है एंटीजन। ये क्या है? ये है A एंटीजन। तो भैया इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका ब्लड ग्रुप होगा A। उसके अलावा अगर पूछा जाए तो ये क्या है? ये है भाई B एंटीजन। इस तरीके की आकृति होती है, तो ये है B एंटीजन। तो बेटा इसका ब्लड ग्रुप होगा B। फिर उसके बाद में सन 1940 की बात है, कोलैंड स्टीनर और उसके साथ में एक वैज्ञानिक और था, कोलैंड स्टीनर के साथ में वीनर था। इन्होंने क्या किया, 1940 में जो लाल मुंह के बंदर होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है रिसस मंकी, रिसस बंदर कहा जाता है। तो बेटा उन्होंने क्या किया, उनका ब्लड लिया और उनके ब्लड की जो RBC है उस RBC पर देखा कि A एंटीजन और B एंटीजन के अलावा एक एंटीजन और दिखाई दी थी बेटा उन्हें उनके ब्लड में। किसके? बंदर के ब्लड में, जिसकी आकृति कुछ इस तरीके से थी, चौकोर टाइप में। और बेटा इन्होंने इस एंटीजन को नाम दिया था D एंटीजन। इस D एंटीजन फिर इन्होंने क्या किया बेटा, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत सारे लोगों के ब्लड पर उन्होंने रिसर्च की। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनमें D एंटीजन पाया जाता है और कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनमें D एंटीजन नहीं पाया जाता। तो बेटा ऐसे व्यक्ति जिनमें ये जो D एंटीजन है, इसे RH एंटीजन भी कहा जाता है। अगर ये D एंटीजन उपस्थित होता है, अगर ये D एंटीजन उपस्थित है तो भैया उन्होंने RH पॉजिटिव उन व्यक्तियों को कहा। उन व्यक्तियों को क्या नाम दिया? RH पॉजिटिव व्यक्ति नाम दिया। और जिसमें बेटा ये D एंटीजन नहीं है, जिसमें भैया ये D एंटीजन नहीं है, उन्हें D एंटीजन अनुपस्थित है उनके RBC पर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उन्हें नाम दिया गया था भैया RH नेगेटिव व्यक्ति। तो अब आपको समझ में आ गया कि RH पॉजिटिव व्यक्ति कौन है और RH नेगेटिव व्यक्ति कौन है। और बंदरों पर रिसर्च करके मानव पर रिसर्च कैसे की? तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले बंदर थे, बंदरों से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है। इसलिए पहले बंदरों पर रिसर्च हुई और उसके बाद में लोगों पर रिसर्च की, तो A और B एंटीजन के अलावा भैया ये एंटीजन भी और पाई गई। और अगर आपको डिटेल में समझना है इन सारी चीज़ों के बारे में तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि मैंने चैप्टर करवा रखा है, आपको
नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। अब तक की कहानी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी बात क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई कि RH पॉजिटिव व्यक्ति कौन है और RH नेगेटिव व्यक्ति कौन है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाह योग्य नहीं है। तो इस चीज को समझाने के लिए पहले थोड़ा सा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ये चीज समझ में आ गई? ओके, मिटा देता हूं। अब देखिए भैया, होता क्या है कि जब RH पॉजिटिव मेल के साथ में, जब RH पॉजिटिव मेल के साथ में RH नेगेटिव फीमेल की शादी कर दी जाती है, या RH पॉजिटिव पुरुष के साथ में RH नेगेटिव महिला की शादी कर दी जाती है, तो उस कंडीशन में होता क्या। मैं थोड़ा कैमरे को इधर घुमा देता हूं। लेकिन ये बताने से पहले बेटा मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं RH पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। देखिए, RH अगर पॉजिटिव लोगों की बात करें तो इंडिया में RH जो पॉजिटिव है वो कितने प्रतिशत है? वो है बेटा 93%। कितने हैं? 93%। और पूरे वर्ल्ड में यह है भैया 85%। यह आंकड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको भी ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। और RH नेगेटिव वाले इंसानों की बात करें बेटा तो इंडिया में कितने हैं RH नेगेटिव? तो इंडिया में है भैया 7%। और पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? तो है भैया 15%। कितने परसेंट है? 15% है। तो बेटा ये चीजें भी आपको याद होना जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस के बारे में जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा इसका? ओके। देखो, अब मैं आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। एक बार चीजें क्लियर हो गई तो आज की क्लास के सारे ही क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या कहा कि जब RH पॉजिटिव मेल की यानी कि आदमी की शादी RH नेगेटिव महिला से करा दी जाती है तो होता क्या है, अगर इनकी पहली संतान RH नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। दूसरी भी RH नेगेटिव है तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी भी RH नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर भैया पहली संतान या दूसरी संतान, जैसे कि पहली RH नेगेटिव होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके बाद में RH पॉजिटिव अगर संतान हो जाती है, अगर पहली संतान RH पॉजिटिव हो जाती है तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि ये तो अच्छे से सरवाइव कर जाती है, यानी कि ये तो जन्म ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरी संतान RH पॉजिटिव होगी उसकी बेटा गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। और बेटा इस बीमारी को नाम दिया जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। अगर गर्भ में नहीं होगी तो बेटा जन्म लेने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिक्स है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये अंधविश्वास भी बहुत फैलता है गाँव में, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जिनकी शादी हो जाती है और बेटा उनका जो पहला बच्चा होता है वो RH पॉजिटिव होता है, तो वो तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसकी जो संतानें हैं वो बेटा खत्म हो जाती है, जैसे कि दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। ऐसा क्यों होता है? वो इसी ही बीमारी के कारण होता है। अगर RH पॉजिटिव मेल की शादी RH नेगेटिव फीमेल से कराई जाती है बेटा, तो अगर RH पॉजिटिव पहला जो बच्चा होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे की मृत्यु हो जाएगी। अब मेन बात आती है कि भैया ऐसा मृत्यु होती क्यों है। देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था कि जिस इंसान में D एंटीजन पाई जाती है वो पॉजिटिव है और जिसमें D एंटीजन नहीं पाई जाती वो नेगेटिव है। अब आप सभी को पता है बेटा, जो एंटीजन है इस एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी कार्य करती है, यानी कि ये एंटीबॉडी इसको खत्म करने का कार्य करती है, यानी कि इस पर आक्रमण करती है। किस पर आक्रमण करती है? एंटीबॉडी पर, सॉरी एंटीजन पर। कौन? एंटीबॉडी।
करती है ना। या फिर कोई भी ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो, उनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी बनाता है। इतनी आप सभी को पता है। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो RH पॉजिटिव ये जो पहला व्यक्ति है, इसमें भैया डी एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डी एंटीजन उपस्थित होता है। और जो RH नेगेटिव जो फीमेल है, इसमें बेटा डी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो बेटा अगर इसके शरीर में ये पहला बच्चा है, और जब कभी भी याद रखना पूरे 9 माह तक, जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तब तक माँ का और बच्चे का ब्लड दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो इस वजह से बेटा ये पहला बच्चा तो सरवाइव कर जाता है, लेकिन जो प्लेसेंटा होती है, जो गर्भनाल होती है, जब उसको काटा जाता है तो बेटा बच्चे के ब्लड के कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा माँ के ब्लड से मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो माँ का ब्लड होता है वो बेटा एंटीबॉडी बना लेता है। किसके खिलाफ? इस RH पॉजिटिव डी एंटीजन के खिलाफ बना लेता है। लेकिन जैसे ही बेटा दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव हुआ, और बेटा ये जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा की सहायता से आती है। और बेटा इस बच्चे की जो RBC होती है, आप सभी को पता है एंटीजन जो होती है वो RBC पर उपस्थित होती है। तो बेटा इस एंटीजन पर धावा बोल देती है। कौन? ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी जो माँ के शरीर में बनी है वो। और एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन होती है उनको पहचानने का कार्य करती है, उन पर आक्रमण कर देती है, उनसे लड़ने का कार्य करती है, उनको खत्म करने का कार्य करती है। तो जैसे ही दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव आया, तो बेटा इसकी जो RBC की सतह पर जो एंटीजन है वो प्लेसेंटा के थ्रू आएगा माँ के इसके भ्रूण के शरीर में, और आकर बेटा जैसे ही इस एंटीजन पर आक्रमण कर देगा, और एंटीजन RBC की पृष्ठीय सतह पर होती है तो RBC भी नष्ट हो जाएगी। तो बेटा गर्भ में ही बेटा इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यही रीजन है कि बेटा कभी भी RH पॉजिटिव मेल की शादी फीमेल से नहीं करानी चाहिए। तो RAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाह योग्य नहीं है? तो बेटा RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल। अब क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है? तो है भैया, जैसे ही RH पॉजिटिव ये जो बच्चा है, ये भ्रूण में कोई लड़का है लड़की है, ये पहली संतान है, अगर RH पॉजिटिव है तो बेटा जैसे ही इसका जन्म होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा इस बीमारी का, ये एक बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस, इसका टीका लगाया जाता है। और उस टीके का नाम है भैया anti-RHD, और इसे बेटा रोहोगम भी कहा जाता है। इस टीके को क्या कहा जाता है? रोहोगम। ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, माँ के शरीर में जो एंटीबॉडी बनी थी इन एंटीजन के, यानी कि भ्रूण के एंटीजन के खिलाफ बेटा ये जो टीका होता है रोहोगम या anti-RHD, ये बेटा इन एंटीबॉडियों को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, ताकि जब दोबारा RH पॉजिटिव बच्चा हो तो पहले की तरह बेटा वो सर्वाइव कर सके। ये 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा ये टीका लगाया जाता है। तो ये एक बीमारी है बेटा, जो कब होता है? जब RH पॉजिटिव मेल की शादी RH नेगेटिव फीमेल से करवा दी जाती है। तब पहली संतान तो हो जाती है RH पॉजिटिव, लेकिन दोबारा भी RH पॉजिटिव होगा तो उसकी मृत्यु भ्रूण में हो जाएगी, या फिर बेटा जन्म लेने के बाद में मर जाएगा। तो आशा करता हूं पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हो रहा है, उनको और कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज बेटा ये ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, हो जाएगा। मैंने आप बेटा ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करवाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, और उसके बाद में बेटा क्वेश्चन सेशन की 6 क्लास है, इनको देख लेना, क्योंकि बेटा 10 क्लास में मैंने चैप्टर करवाया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई सी भी एग्जाम दे लीजिए भैया, कोई सी भी एग्जाम दे लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए भैया, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। क्वेश्चन नंबर 59, इरिथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण होने की स्थिति क्या है? किस स्थिति में बेटा ये बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, जब RH नेगेटिव माँ और RH पॉजिटिव बच्चा हो तब, जब RH नेगेटिव माँ और RH नेगेटिव ही बच्चा हो तब, जब RH पॉजिटिव माँ और RH नेगेटिव बच्चा हो तब, या फिर RH पॉजिटिव माँ और RH पॉजिटिव बच्चा हो तब। ये भी बेटा RAS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ। तो अभी मैंने बताया बेटा
इसका राइट आंसर होगा ये। RH तो नेगेटिव माँ और RH पॉजिटिव बच्चा। मैंने कहा कि जब RH पॉजिटिव व्यक्ति की शादी RH नेगेटिव महिला से हो जाती है तो उनकी जो पहली संतान है अगर RH पॉजिटिव होगी तो वो तो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन दूसरी भी RH पॉजिटिव हुई तो बेटा उसकी मृत्यु फिक्स है, उसकी मृत्यु फिक्स है। तो यहाँ पर स्थिति पूछी है तो कब होगी बेटा, जब RH नेगेटिव माँ और RH पॉजिटिव बच्चा होगा तब। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं हट जाता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण है। ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटेलिस है बेटा, इसका प्रमुख कारण क्या है, इस बीमारी का प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शिशु में रक्तदान, दूसरा है RH बेजोड़ता, और ऑप्शन नंबर सी है ABO बेजोड़ता, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया RH बेजोड़। बेजोड़ का मतलब है बेटा जिसका कोई मेल ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो, वो होता है RH बेजोड़ता। तो मैंने सही तो कहा है, RH पॉजिटिव जो मेल है अगर इसकी शादी RH नेगेटिव फीमेल से कराओगे तब जाकर ही तो ये परेशानी होगी। तो बेटा ये बेजोड़ है, ये विवाह योग्य जोड़ा नहीं है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। और बेटा जब ये जोड़ा मिलता नहीं है, यानी कि जब ये जोड़ा बेजोड़ है तब जाकर ही तो आपको ये बीमारी दिखाई देती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो इसका राइट आंसर होगा भैया RH बेजोड़ता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से बचने के लिए प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर माता को कौन सा टीका लगाया जाता है। यानी कि बेटा इस बीमारी से बचने के लिए, ताकि भैया भ्रूण में ही बच्चे की मृत्यु ना हो, गर्भाशय में ही भ्रूण की मृत्यु ना हो, इस बीमारी से बचने के लिए बेटा कौन सा टीका लगाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपके ऑप्शंस है ONT RHD, ऑप्शन नंबर बी रोहगम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NTRH और रोहगम ये इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा। NTRHD कह दीजिए या फिर रोहगम कह दीजिए, बात एक ही है। अगर जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा अगर आपने टीका लगा दिया तो होगा क्या, माता में जो एंटीबॉडी बनी है वो नष्ट हो जाएगी, ताकि दोबारा जो बच्चा होगा RH पॉजिटिव वो पहले की तरह, जैसे पहले ने सर्वाइव किया था वैसे ही दूसरा भी सर्वाइव अच्छे से कर जाएगा। तो प्रसव की क्रिया के 24 घंटे के भीतर भीतर अगर आप ये टीका लगा लेते हो तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब भैया ब्लड ग्रुप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट है और आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, उसको देख लीजिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके भैया। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। ये सामने आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 13 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 13 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 13 मई और ऑप्शन नंबर डी है 13 जून। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही लाया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम टीचर बेटा इस क्वेश्चन को करवाते हैं, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन उठाया है वो 10th क्लास की NCERT से उठाया है। इतनी बात क्लियर? ओके। तो बेटा कैसी लगी आपको वीडियो? देखो अगर आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में कम समझ में आया है, वैसे मैंने आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में बताया है, फिर भी अगर आपको कम समझ में आया है तो बेटा मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है ब्लड ग्रुप वाला,
चाहिए। 4 क्लास में तो मैंने इसकी थ्योरी समझाई थी और बेटा ये 6 क्लास हो गई, आज ये 6ठी क्लास है इसके क्वेश्चन सेशन की। तो पूरी 10 क्लास देखिए, मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ब्लड ग्रुप से संबंधित। और जितने भी आपके दिमाग में डाउट है सारे के सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन के सबसे पहले थ्योरी करवाएंगे। थ्योरी करवाने के बाद में भैया फिर क्या होगा, फिर बेटा फिर क्या होगा, फिर वही पहले की तरह जैसे अब करते आ रहे हैं, क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में उस चैप्टर से बनते हैं, जितने भी आए हैं आज तक, सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।